हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज के बैंकिंग चैनल पर। दोस्तों, आज का ये शानदार वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं सिर्फ उस परेशानी को दूर करने के लिए जो हर साल होती है, जो हर साल हमारे दिल में चलता है कि अगर काश हमें कुछ बेसिक्स पता होते तो हमारा बजट हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता, क्योंकि हर एक आम इंसान के लिए और साथ ही एक स्टूडेंट के लिए बजट को बेहतर तरीके से समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज का सेशन हमारे बजट को ही समर्पित है, क्योंकि 1 फरवरी को 2025 को जब निर्मला सीतारमण जी जो बजट पेश करेंगी तो कम से कम एक एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि बजट जो है वो कितना आपको फायदा पहुंचा रहा है, कितना देश को फायदा पहुंचा रहा है और एग्जाम में क्या क्या चीजें आपके काम की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बजट क्या है तो आपको बता दूं कि नॉर्मल जैसे हम घर का बजट बनाते हैं वैसे ही हमारे देश की सरकार अपना बजट बनाती है। सरकार आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कितना कमाएगी, कितना खर्च करेगी, उसकी योजना को बजट बोला जाता है। मतलब सिंपल शब्दों में कहें तो आने वाले वित्त वर्ष के लिए जो आय और व्यय का विवरण सरकार देती है, जो योजना सरकार बनाती है, उसे बजट कहा जाता है। सो बजट इज अ फ्यूचर प्लानिंग। ये भविष्य की योजना होती है आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए। फाइनेंशियल ईयर आप जानते हैं जैसे कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, है ना। तो अब ये जो बजट आने वाला है, ये कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए आने वाला है? 2025 का जो बजट आने वाला है ये कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए आने वाला है? तो भैया इसको आप 2025-26 बोलेंगे, है ना। ये फाइनेंशियल ईयर होगा 2025-26, है ना। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो है कि भाई ये जो बजट है जो कि आने वाले साल के आय और व्यय की प्लानिंग होता है, इसमें संवैधानिकता जो है या कह सकते हैं संविधान में कहां इसका प्रावधान है। तो दोस्तों आपको बता दूं, वैसे तो बजट शब्द तो संविधान में नहीं होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है ना। आपसे पूछा जाए तो इसका जो फॉर्मल नेम जो होता है उसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 मतलब अनुच्छेद 112 के तहत आता है, याद रखेंगे आप, है ना। दोस्तों, अगर कोई पूछे कि भाई बजट किस दिन पेश किया जाता है, तो कुछ वर्षों पहले तक जो बजट पेश होता था वो फरवरी के लास्ट वर्किंग डे पे होता था, बस उस दिन संडे नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जो बजट है वो 1 फरवरी को पेश होता है सुबह 11 बजे, है ना। हालांकि पहले बजट शाम को 5 बजे आता था, लेकिन जो यशवंत सिन्हा जो हमारे वित्त मंत्री रहे हैं 2001 में, उन्होंने ये टाइमिंग बदल दिया और सुबह 11 बजे कर दिया, है ना, ताकि जो प्रोसेस है और ज्यादा स्मूथ हो सके, है ना। तो 1 फरवरी को जो है बेसिकली बजट पेश होता है ना, ये बात। और टाइमिंग भी जो है सुबह 11 बजे की। तो 1 फरवरी को भारत के वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करते हैं। वित्त मंत्री अभी श्रीमती निर्मला सीतारमण, और इस बार ये जो है इनका 8वां बजट होगा। कौन सा बजट होगा? 8वां बजट जो है ये पेश कर रही हैं। दोस्तों, बजट के निर्माण की जो प्रोसेस है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले यहां पर बजट पेश होने के ठीक 8 दिन पहले जो है होती है हलवा सेरेमनी। दोस्तों, हलवा सेरेमनी की अगर बात करें तो ये जो है वैसे तो कुछ बड़ा और अच्छा करने के लिए जो है कि या जो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट हम अपनी लाइफ में करते हैं तो मीठे से शुरुआत करते हैं, है ना। शुभ कार्य करते हैं तो कहते हैं ना कि भाई शुभ कार्य से पहले मीठा हो जाए। तो वहां पर जो है ये हलवा बेसिकली बनवाया जाता है ना। और वित्त मंत्री खुद जो है वो कर्मचारियों को ये हलवा बांटते हैं और उसके बाद जो है वो बजट की प्रोसेस शुरू होती है। इनफैक्ट ये कि बजट का जो ड्राफ्टिंग है या ये कह सकते हैं कि उसका टाइपिंग है या बजट का जो पूरी तरह से पेश करने के लिए उसे रेडी करना जब शुरू करते हैं, है ना, तो ये 8 दिन पहले हो जाता है और ये लॉक इन पीरियड की गवाही देता है। मतलब ये कि हलवा बन रहा है, बट रहा है, ठीक है, और ये लॉक इन पीरियड है उन कर्मचारियों के लिए जो कि अब बजट बिल्डिंग में ही रहेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत जो बजट विंग आता है, बजट विंग के कर्मचारी अब अगले 8 दिन तक एक ही बिल्डिंग में रहेंगे, ना तो कोई अंदर जाएगा और ना ही कोई अंदर से बाहर आएगा। क्यों? जस्ट टू मेंटेन द सीक्रेसी ऑफ बजट।
गोपनीयता के लिए। तो हलवा सेरेमनी उसी बात का प्रतीक है कि भाई जैसे ही हलवा सेरेमनी हुई, सबको हलवा खिलाया गया, वित्त मंत्री के द्वारा कर्मचारियों को हलवा वितरित किया गया, अब लॉक-इन पीरियड शुरू हो गया, बजट बनाने वाले कर्मचारियों से कोई नहीं मिल सकता, कोई बात नहीं कर सकता। अच्छा, सीक्रेसी इसलिए क्योंकि अगर बजट में क्या है पहले ही पता लग जाएगा किसी को, तो वो अपने हिसाब से मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है, या फिर बाहर जो है अफवाह फैलाकर फायदा लेने की कोशिश कर सकता है। एक बार मीडिया के सामने जब 1 तारीख को बजट पेश हो जाएगा फरवरी को, उसके बाद कोई चिंता नहीं, क्योंकि जो भी होगा वो सबके सामने होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं, तो दोस्तों इसके बाद आता है इकोनॉमिक सर्वे। जैसे मैंने बताया कि बजट पेश होने के ठीक 8 दिन पहले क्या आता है, हलवा सेरेमनी होती है। हलवा सेरेमनी के बाद फिर बात करें तो बजट पेश होने से ठीक 1 दिन पहले, मतलब कि 1 फरवरी से ठीक 1 दिन पहले, मतलब 31 जनवरी को आता है आर्थिक सर्वेक्षण, दैट इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। उसे क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। दोस्तों याद रखेंगे, क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। अब ये जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया है, इसे भारत का आर्थिक सर्वेक्षण बोलते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया कि बजट जो है वो भविष्य की योजना होती है कि भविष्य में भारत सरकार अगले 1 वर्ष में कहां कहां से पैसा अर्जित करेगी और कहां कहां खर्च करेगी। वैसे ही आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि लोकसभा में 1 दिन पहले जो है वित्त मंत्री पेश करते हैं, इसमें वो बताते हैं कि बीता हुआ वर्ष कैसा रहा। मतलब ये कि पिछले वित्तीय वर्ष की आर्थिक स्थिति कैसी थी, ग्रोथ रेट कैसा रहा, कितना टैक्स हमने अर्जित किया, कितना राजस्व हमने अर्जित किया, कहां कहां पैसा खर्च किया, कितना घाटा हुआ, कहां नुकसान हुआ, किन योजनाओं में हम फेल हुए, कहां पर हमने अचीवमेंट हासिल किए, महंगाई की दर क्या रही, ग्रोथ रेट क्या रही, ये सारी जानकारी बीते हुए वित्त वर्ष का ब्यौरा है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। और आने वाले वर्ष की प्लानिंग है हमारा यूनियन बजट, जो कि हम आने वाले वित्त वर्ष के लिए लेकर आते हैं। दोस्तों यहीं पर आपको बताएं कि भाई बजट निर्माण की प्रक्रिया में अगली चीज होती है बजट की प्रस्तुति। भाई देखो, हलवा सेरेमनी हो गई, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया हो गया 31 जनवरी को, अब 1 फरवरी को बजट पेश होता है। 1 फेब को क्या होता है? 1 फरवरी को बजट पेश होता है। भारत के वित्त मंत्री जो है वो लोकसभा में बजट भाषण देते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर बजट के बाद लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होती है बजट पर, और फिर इसे पास किया जाता है ना। जैसे मनी बिल आता है, फाइनेंस बिल आता है, फाइनेंस बिल के बाद फिर बात करें तो अप्रोप्रिएशन बिल आता है, उसके बाद राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं और फिर ये देश में कानून बन जाता है और 1 अप्रैल से लागू भी हो जाता है। तो भैया लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होती है और 1 अप्रैल से जो है ये बजट लागू हो जाता है। थोड़ा सा और डिटेल में बात अगर करें तो बजट में जो दस्तावेज होते हैं, बजट का जो पूरा डॉक्यूमेंट होता है वो किन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें? तो पहला डॉक्यूमेंट होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण। एक्चुअल में बजट यही है, बजट का सही नाम। बजट तो भाई आपने सुना होगा कि भाई फ्रांस में पहले यूरोपियन देशों में एक लाल कलर का चमड़े का थैला उपयोग करते थे, उसे बुगट बोलते थे, है ना। और ये प्रीमियम या एलीट क्लास के जो लोग हैं, अमीर लोग जो है, अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या पैसे रखने के लिए वो लाल कलर का थैला यूज करते थे। और उस समय जो है यूरोपियन देशों के बड़े बड़े मिनिस्टर्स ने ये लाल थैला जो है यूज करना शुरू किया, खास करके जब वो जो है बजट पेश करते थे वो डॉक्यूमेंट रखने के लिए। तो धीरे धीरे मीडिया में वो बुगट शब्द जो है वो तोड़ मरोड़ते हुए, सुधरते हुए बुगट से जो है बोगट हुआ, बोगट से फिर वो बजट हो गया। क्लियर? तो अब बजट तो बेसिकली ये बना बनाया शब्द है ना, लेकिन बजट का असली नाम क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पूरा बजट का विवरण इसी में होता है, बजट भाषण जो है इसी के द्वारा किया जाता है। फिर आता है अगली प्रोसेस जो है वित्त विधेयक। अगला जो डॉक्यूमेंट होता है वित्त विधेयक होता है, फाइनेंस बिल होता है। इसमें क्या होता है भैया? तो इसमें जो है सरकार देखती है, बताती है कि कौन सा नया टैक्स जो है वो लगाया जाएगा, है ना, या फिर अगर टैक्स में छूट दी जाएगी तो कितनी दी जाएगी, है ना, या फिर कौन सा टैक्स हटाया जाएगा। तो नया टैक्स लगाना, टैक्स में छूट देना, ये सब जो है वो फाइनेंस बिल में होता है ना। अच्छा, उसके बाद फिर तीसरा जो आता है अप्रोप्रिएशन बिल या विनियोग विधेयक। ये क्या होता है भैया? तो विनियोग विधेयक में, अप्रोप्रिएशन बिल में सरकार ये परमिशन चाहती है कि कंसोलिडेटेड फंड, आपको पता है ना, संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड में सरकार अपना सारा पैसा रखती है, और सरकार जो सारा पैसा रखती है, अब ये पैसा निकालने के लिए संसद की अनुमति की जरूरत होती है।
अब संसद की अनुमति चाहिए पैसा निकालने के लिए, जब साल में कितनी बार अनुमति लेंगे? भाई मुंबई में कोई काम होना है अनुमति लो, है ना, केरला में कोई काम होना है, अंडमान निकोबार में हजारों लाखों काम होने, तो क्या हर बार काम के लिए पैसा निकालने के लिए कंसोलिडेटेड फंड से क्या सरकार संसद से अनुमति लेगी? नहीं। तो साल भर के कामों की इकट्ठी अनुमति वो ले लेती है एक साथ, उसी को बजट बोलते हैं। तो बजट इज नथिंग बट अ परमिशन टू विड्रॉ फंड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। मतलब बजट और कुछ नहीं है, ये संचित निधि से कामों के लिए पैसा निकालने की एक संयुक्त कह सकते हैं अनुमति होती है कि साल भर हम इतना पैसा निकालेंगे। तो भैया संचित निधि से पैसा निकालने की अनुमति, है ना, संचित निधि से पैसा निकालने की अनुमति। क्लियर है? संचित निधि से पैसा निकालने की अनुमति, ध्यान रखिए आप लोग। अच्छा, अब दोस्तों इसके बाद फिर आगे बात करते हैं। अगला है राजस्व और व्यय का विवरण। मतलब ये कि कहां कहां से पैसा आएगा, कहां कहां खर्च करेंगे, पूरा विवरण जो है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स का चौथे डॉक्यूमेंट, मतलब 4 डॉक्यूमेंट्स में हमारा बजट जो है वो डिवाइडेड होता है। आप ध्यान रखेंगे, है ना। पहला हो गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंस बिल, अप्रोप्रिएशन बिल, और चौथा हो गया आपका रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर्स। ठीक है दोस्तों, बजट लाना क्यों जरूरी है? तो ये मैं आपको पहले ही अभी बता चुका हूं, क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड से बार बार पैसे निकालना, हर काम के लिए संसद से पूछना, ये प्रैक्टिकली जो है पॉसिबल नहीं है, अव्यवहारिक है ये, है ना। तो सरकार क्या करती है, साल भर के कामों की इकट्ठी परमिशन ले लेती है ना, कि और उसी परमिशन को क्या बोलते हैं, बजट। उसी परमिशन संसद से जो है, संसद जो है वो कंसोलिडेटेड फंड से एक साथ जो है वो कह सकते हैं परमिशन ले लेती कि हम साल भर इस काम के लिए इतना पैसा डालेंगे। तो इसलिए जो है बजट लाना इसलिए जरूरी है ना, कंसोलिडेटेड फंड से, संचित निधि से पैसा निकालने के लिए। ठीक है भाई। फिर बात करें तो बजट तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो भैया बजट तैयार करने की जिम्मेदारी जो है बेसिकली वित्त मंत्रालय की मानी जाती है। वित्त मंत्रालय के अंदर में एक डिपार्टमेंट होता है, वो होता है आर्थिक मामलों का विभाग, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत होता है बजट विंग, मतलब बजट विभाग। वो जो है इस प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत आता है बजट विंग। तो वो जो है बजट प्रिपेयर करते हैं ऑन द गाइडेंस ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर एंड चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। क्लियर है? फाइनेंस मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजर की सलाह के साथ, है ना, और जो है उनके सानिध्य में जो है ये बजट बेसिकली तैयार होता है। और कौन करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर दी फाइनेंस मिनिस्ट्री। बजट के प्रमुख भाग जो है 3 होते हैं ना, मतलब जब बजट बेसिकली बनता है तो 3 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट्स में होता है कि भाई रिसिप्ट्स, कहां से कितना पैसा आएगा। दूसरा होता है व्यय, एक्सपेंडिचर, कहां कितना पैसा खर्च होगा। और घाटे का मतलब नुकसान नहीं होता है, घाटे का मतलब यहां पर होता है कि हम जो पैसा खर्च करेंगे क्या उसके लिए पूरा उतना पैसा होगा। अगर हम जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी हम खर्च करने की योजनाएं बना रहे हैं, अगर उसके लिए कुछ पैसा कम पड़ेगा तो उसे घाटा कहा जाता है। और फिर वो खर्चे करने के लिए हमें कहीं से उधार लेना पड़ता है, तो उसको जो है वो घाटा बोला जाता है। इसलिए क्लियर? तो सरकार अपनी जरूरतों के लिए कितना पैसा उधार जो है सरकार को लेना पड़ेगा, ये जो है वो बेसिकली घाटे में आता है। अब दोस्तों अगर जैसे ये तीनों चीजें मैं इलेबोरेट हम करें, एक एक करके तीनों के बारे में बात करें, तो सबसे पहले जैसे प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां पहला हिस्सा है ना। पहला हिस्सा क्या है? प्राप्तियां। तो प्राप्तियां भी 2 तरह की होती है, रिसिप्ट्स, मतलब सरकार के पास पैसा भी 2 तरीके से आता है। पहला है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, मतलब राजस्व प्राप्तियां। तो राजस्व प्राप्तियों में क्या होता है? एक तो टैक्स रेवेन्यू और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। एक तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के जरिए आने वाली आय, और दूसरी नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब गैर कर वाली आय। तो अब टैक्स के रूप में जो आय आती है वो तो आपकी डायरेक्ट टैक्स हो गई, है ना, डायरेक्ट टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी हो गया।
तो ये तो आपकी टैक्स रेवेन्यू हो गया, है ना, राजस्व प्राप्तियों में। लेकिन नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है? तो भैया नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब ये कि भैया कोई फीस अगर सरकार ले रही है किसी चीज के लिए, जुर्माना अगर वसूल रही है ना, उसको डिविडेंड या लाभांश मिल रहा है ना, कहीं भी, जैसे कि मान लीजिए उसकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में या जो सरकारी कंपनियां हैं, एसबीआई है ना, इन सब में उसकी हिस्सेदारी है, एनटीपीसी वगैरह, तो उस पर जो लाभांश मिलता है, लाइसेंस फीस वगैरह सरकार जो लेती है, शुल्क लेती है, तो ये सब जो है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू कहलाता है। और जो आपका जीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह है, या सॉरी जीएसटी या फिर जो इनकम टैक्स वगैरह है, ये सब आपका टैक्स रेवेन्यू में आता है। तो ये जो है रिसिप्ट्स का पहला पार्ट हो गया, राजस्व प्राप्तियां। अब रिसिप्ट्स का दूसरा पार्ट है आपका पूंजी प्राप्तियां। रिसिप्ट्स का ही दूसरा पार्ट है पूंजी प्राप्तियां। कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? तो कैपिटल रिसिप्ट दोस्तों वह राशि जो सरकार उधार लेती है, सरकार कहीं से उधार लेती है या फिर अपनी संपत्ति बेचकर पैसा जुटाती है, या अन्य देशों से अगर कोई ब्याज वगैरह के रूप में राशि प्राप्त होती है। भाई हमारा देश भी दूसरे देशों को लोन देता है, उधार देता है, संस्थाओं को उधार देता है, तो उससे जो ब्याज प्राप्त होता है हमारे देश को। और दूसरा कि भैया हमने अपनी प्रॉपर्टी डिसइन्वेस्टमेंट, जैसे एलआईसी में 5% शेयर्स बेच दिए, है ना, या फिर जो है हमने वर्ल्ड बैंक से या किसी और दूसरे जैसे आईएमएफ वगैरह से उधार ले लिया, तो जो पैसा हम उधार लेते हैं, है ना, अपनी संपत्ति बेचते हैं या ब्याज के रूप में कमाते हैं, ये सब जो है वो क्या कहलाता है? पूंजीगत प्राप्तियां या कैपिटल रिसिप्ट्स। तो हमने यहां पर बात कर ली रिसिप्ट्स की। एक हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू से आती है, और एक हो गया आपका कैपिटल रिसिप्ट्स जो कि उधार लेके या अपनी संपत्ति बेच के जो है वो सरकार जुटाती है। अब उसके बाद बात करें तो व्यय, एक्सपेंडिचर। अभी तक हमने रिसिप्ट्स की बात की है, अब हम दूसरे पोर्शन की बात कर रहे हैं, दैट इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर जो है वो भी दो तरह का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू मतलब राजस्व व्यय और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब पूंजी व्यय। तो अब राजस्व व्यय पर पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसा खर्च जिसे करने से सरकार की संपत्ति निर्मित नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कर्मचारियों की वेतन, जो कर्मचारियों को वेतन दे दिया, क्या इससे सरकार की संपत्ति बनेगी? नहीं। कर्ज माफी कर दी किसानों की, इससे सरकार की कोई प्रॉपर्टी बनेगी? नहीं। ब्याज भुगतान कर दिया जो लोन लिया सरकार ने, पेंशन दे दी, सब्सिडी दे दी, और प्रशासनिक खर्च जो भी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का जो भी खर्च है ना, तो ये सब ऐसे खर्च हैं जिनको करने से सरकार की कोई प्रॉपर्टी नहीं बनती, ये तो बस देश चलाने के नाते ये खर्च करने पड़ते हैं, है ना। अब भाई नीरज चोपड़ा को 4 करोड़ रुपए का इनाम अगर केंद्र सरकार दे रही है तो इससे सरकार की कोई प्रॉपर्टी नहीं बन रही, पर सरकार का दायित्व बनता है कि खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करके आए तो उसे पैसे दो, है ना। किसान जो है अगर परेशान है तो उनका कर्ज माफ करो, कर्ज माफ करने से कोई प्रॉपर्टी थोड़ी बनती। तो ऐसे खर्चों को जो है वो क्या कहा जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या राजस्व व्यय। और इनमें वही पैसा खर्च किया जाता है जो हमने रेवेन्यू रिसिप्ट से कमाया है, मतलब कि टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट से जो हमने कमाया है वही पैसा इसमें खर्च होता है। अब दूसरा जो व्यय होता है, एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब पूंजीगत व्यय। अब अभी तो हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा था, है ना, वो खर्च था जो कि प्रॉपर्टी का निर्माण नहीं करता, सरकार की प्रॉपर्टी निर्माण नहीं होती। लेकिन पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसे करने से सरकार की जो कह सकते हैं कि व्यय है या सरकार का जो कह सकते हैं कि खर्च करने से सरकार की संपत्ति बनती है। अब सरकार की संपत्ति निर्मित होती है कैसे? फॉर एग्जाम्पल सड़क निर्माण, पुल का निर्माण, रेलवे, स्कूल, है ना, अस्पताल, एयरपोर्ट, डैम, है ना, इन सब का निर्माण अगर सरकार कर रही है तो सरकार की खुद की प्रॉपर्टी बन रही है। तो अब सरकार की खुद की प्रॉपर्टी बन रही है दोस्तों, तो मतलब ये कि ये जो पैसा खर्च हो रहा है इसको क्या बोलेंगे आप? पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो दोनों में अंतर क्या होगा? पूंजीगत व्यय और राजस्व है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है इस खर्च को करने से सरकार की प्रॉपर्टी नहीं बनती, बस करना पड़ता है। पर कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजीगत व्यय करने से सरकार की संपत्ति बनती है। अब एक्सपेंडिचर के बाद दोस्तों बात आती है घाटे की। घाटा कितने तरह का होता है भैया? तो राजस्व घाटे की अगर बात करें, रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें, तो जब सरकार का राजस्व व्यय, क्लियर है, जब सरकार का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो मजबूरी में करना पड़ता है, उससे कोई प्रॉपर्टी नहीं बनती,
तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब ज्यादा हो जाता है और रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो है जो वो कम होती है, मतलब जब सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट से अधिक हो जाता है, खर्च ज्यादा हो जाता है, टैक्स हमें कम मिला है, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू कम प्राप्त हुआ है, लेकिन सैलरी ज्यादा दे दी, कर्ज माफी ज्यादा कर दिया, है ना, लोगों को पुरस्कार ज्यादा बांट दिए, है ना, प्रशासनिक खर्च जो है वो ज्यादा हो गया, है ना, कर्मचारियों को फ्री में जो है ट्रेन में घुमाने में ज्यादा खर्च हो गया, तो ये सब जो है राजस्व घाटा क्रिएट करता है। ठीक है, फिर अगर बात करें कि भैया पूंजी घाटा क्या होता है, कैपिटल डेफिसिट क्या होता है, तो दोस्तों कैपिटल डेफिसिट की अगर बात करें तो भैया कैपिटल डेफिसिट तब होता है जब कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए। प्लानिंग में सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा का है और कैपिटल रिसिप्ट्स कम की है, मतलब ये कि भैया प्राप्तियां कम हुई, उधार कम लिया या कम प्रॉपर्टी बेच के कम पैसा जुटा या ब्याज कम आया, पैसे का जुगाड़ कम हो पाया, है ना, लेकिन व्यय की प्लानिंग ज्यादा होगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ये कि भैया बुलेट ट्रेन की बात हो गई, है ना, एयरपोर्ट की बात होगी, रेलवे स्टेशन की बात होगी, डैम वगैरह, ये सब ज्यादा, सड़कें बहुत बन रही है, इन पर ज्यादा खर्च हो रहा है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कैपिटल रिसिप्ट्स है वो कम प्राप्त हो रही। तो जब कैपिटल रिसिप्ट्स कम होती है और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है तो इसको कैपिटल डेफिसिट बोला जाता है। इज दैट क्लियर? एक तो ये जो है वो दो तरह के घाटे हो गए यहां पर। अब ओवरऑल एक डेफिनेशन है राजकोषीय घाटे की, फिस्कल डेफिसिट की, तो दोस्तों आपको बता दूं फिस्कल डेफिसिट वही जो है घाटे का एक बेसिकली कह सकते हैं ब्रॉड डेफिनेशन है, जिसमें कहा जाता है कि अगर सरकार का टोटल जो एक्सपेंडिचर है, सरकार जो प्लान कर रही है अगले साल के लिए, है ना, तो सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा का हो रहा है और सरकार की जो रिसिप्ट्स हैं वो सरकार कम शो कर रही है कि भाई पैसा आएगा 100 रुपए लेकिन खर्च करेंगे 130 रुपए, तो सरकार के पास 30 रुपए कम पड़ेगा, ये 30 रुपए सरकार को उधार लेना पड़ेगा कहीं से, तो सरकार के पास ये जो 30 रुपए कम पड़ता है यही कहलाता है आपका फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा, मतलब कि राजकोष में कमी होगी इतने पैसे की और इसे उधार लेके जुटाना पड़ेगा। सो दैट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। फिर बात करें घाटा क्या होता है भैया, फिर बात करें बजट घाटा क्या होता है भैया। तो बजट घाटे का मतलब होता है कि भैया जैसे फिस्कल डेफिसिट, तो जो फिस्कल डेफिसिट मैंने समझाया ये तो जब बजट बना रहे हो तभी समझ में आ जाएगा कि भैया हम प्लानिंग कर रहे हैं कि 100 रुपए आएंगे और हम 130 की प्लानिंग कर रहे हैं खर्च करनी, तो 30 रुपए आपका फिस्कल डेफिसिट हो गया। लेकिन बजट घाटा तब पता चलता है कि भैया साल बजट लागू हो गया, अब साल बीत रहा है, बात हुई थी कि 130 रुपए में साल भर के काम हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में जब खर्चे करने पे आए, दिसंबर आ गया, जनवरी आ गई, पता चला महंगाई बढ़ गई, भूकंप आ गया या फिर और कोई वजह हो गई, सूखा पड़ गया, महंगाई बढ़ गई, तो उसकी वजह से पता चला कि जो काम है वो 130 में नहीं अब 150 रुपए में हो पाएंगे। तो मतलब सरकार ने बजट बनाया था 130 रुपए में सारे काम हो जाएंगे, लेकिन 150 रुपए अब लगेंगे, मतलब ये कि सरकार के बजट के अकॉर्डिंग अब पैसा कम पड़ गया और पैसा चाहिए। तो जब सरकार की प्लानिंग जो थी, वेल प्लान्ड बजट इज लेस देन, है ना, जब प्लान बजट है एक्चुअल मतलब एक्चुअल एक्सपेंडिचर, मतलब जब आपका तय किया गया जो पैसा है या खर्च है वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर से कम होता है, वास्तव में पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, तो वो कहलाता है बजट घाटा। मतलब बजट बनाया था 130 का, लेकिन वर्तमान में सच में रियलिटी में खर्च हो रहे हैं 150, तो वो 20 रुपए जो है वो क्या हो गया आपका बजट घाटा, है ना। तो ये रियलिटी है और ये प्लानिंग है, ये सोच समझ के किया जाता है और ये हो जाता है कंडीशंस की वजह से। अब दोस्तों इसके बाद अगर बात करें तो बजट जो है वो कितने टाइप का होता है, तो दोस्तों अगर हर साल जो एनुअल बजट पेश होता है 1 फरवरी को, उसे वार्षिक बजट या एनुअल बजट या यूनियन बजट हम बोलते हैं, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि यदि आम चुनाव हो तो कुछ महीनों के लिए अस्थायी बजट आता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी 1 फरवरी को बजट आ रहा है, लेकिन अगर जून में चुनाव है तो फिर जो बजट आएगा वो अप्रैल मई और जून के लिए आएगा, 3 महीने के लिए बजट आएगा, है ना। तो अगर उस साल चुनाव है तो फिर जो फरवरी में बजट आता है वो कुछ महीनों के लिए बजट आता है, उसको वोटन अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोटन अकाउंट। क्लियर है ना। फिर इसके बाद बात करें तो अंतरिम बजट या इंटरिम बजट क्या आता है, तो भैया नई सरकार बनने तक का अस्थायी बजट। मान लीजिए कि कोई नई सरकार बनने जा रही है, अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि आम चुनाव है और कुछ महीने का बजट आ रहा है, अस्थायी बजट है और नई सरकार बनने जा रही है, उससे पहले जब तक कि नई सरकार नहीं बन जाती थोड़े समय के लिए
जो बजट लाया जाता है उसको इंटरिम बजट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बजट इज बीइंग प्रेजेंटेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसे इंटरिम बजट बोला जाता है। मिनी बजट क्या आता है? तो भैया मिनी बजट आपातकालीन स्थिति में पेश किया जाता है। मतलब ये कि भैया कोई भी इमरजेंसी वाली सिचुएशंस है, हमें पता ही नहीं था, सुनामी आ गई, देश में युद्ध हो गया, या कोई और इमरजेंसी आ गई, कोरोना वगैरह आ गया, तो उस समय अब पैसा चाहिए, है ना, जो बिल्कुल प्लान ही नहीं किया था, सोचा ही नहीं था, तो उसके लिए फिर जो है मिनी बजट लाया जाता है इमरजेंसी सिचुएशंस में। दोस्तों अंत में अगर बात करें बजट का निष्कर्ष क्या निकलता है कि भैया जो बजट होता है वो सरकार की आर्थिक योजना और प्राथमिकताओं का आईना होता है कि हम क्या प्लानिंग है हमारी, है ना, और आगे जाकर हमारी प्रायोरिटीज क्या है, हम किन चीजों पर फोकस कर रहे हैं, वो बजट देख के पता चल जाता है। बजट देख के पता चल जाता है सरकार की प्राथमिकताएं क्या है, सरकार किसानों पर फोकस कर रही है या सर्विस क्लास पर फोकस कर रही है या बच्चों पर फोकस कर रही है, गरीबों पर कर रही है, अमीरों पर कर रही है, बजट देख के पता चल जाता है। फिर इसके बाद भाई कि बजट देख के पता चल जाता है कि इसका प्रभाव जो है वो आर्थिक विकास, महंगाई, निवेश और रोजगार पर कैसा पड़ेगा। फिर बजट देख के ये पता चल जाता है कि सरकार की नीतियां और विकास की दिशा जो है वो क्या है ना, क्या सरकार आगे जाकर प्रोग्रेस कर पाएगी या जो देश है वो सही दिशा में जा रहा है, ये सब जो है वो बजट पढ़ के पता लग जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बजट के बारे में। इस वीडियो को मैं कहूंगा कि आप बार बार देखिए, इसके नोट्स बनाइए, इसे समझिए, और अगर फिर भी कोई डाउट आपके मन में रहता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे लिए एक मैसेज आप छोड़ सकते हैं कि सर ये वाली टर्म मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए। वो टर्म का या तो मैं कोई शॉर्ट आपके लिए प्रिपेयर कर दूंगा, और अगर शॉर्ट नहीं तो हम वीडियो लाइव क्लासेस में भी उसके बारे में बात करेंगे। बाकी 1 फरवरी को बजट आ रहा है, 1 फरवरी 2025 को, तो उसके लिए आप इस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये देख लोगे तो वो बजट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।